दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से दिल से आभार प्रकट करता हूं आप सबके प्रति कि जिनके टेलीफोन और फीडबैक रेगुलर मेरे पास आते हैं और मेरा भी उत्साह बढ़ता है। दोस्तों आज ये लॉकडाउन को करीब 45 दिन हो चले और हम अभी निश्चित तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि अभी हमें इन चीज़ों का कितने दिन मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो जरूर समझ में आ गई है कि अब हमको इसी सिस्टम में काम करना पड़ेगा। नो डाउट प्रिकॉशन लेते हुए अपने काम में भी लगना पड़ेगा और धीरे धीरे देश भी अपने काम में लग रहा है। एलआईसी की शाखाएं भी खुल चुकी हैं, तो जिंदगी पटरी पर अभी तो मैं नहीं कह सकता कि पटरी पर इतनी जल्दी आ जाएगी बट लेकिन कुछ शुरुआत तो जरूर होगी। दोस्तों मैं आपसे लगातार बात कर रहा था कि विनिंग द हार्ट जो टॉपिक मैंने लिया हुआ था मैं उस पर बात कर रहा था और आप विश्वास करो मैं ये जो 45 दिन जो बीते हैं ना, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय परफॉर्मेंस। हमने अच्छा काम किया है, मैं अपने ही काम से बहुत सेटिस्फाइड हूं। अप्रैल का मंथ भी हमारा रिन्यूअल के मामले में भी काफी अच्छा रहा। बाय ग्रेस ऑफ गॉड जो हमने सोचा था उससे भी अच्छे काम हुए। इसका सिर्फ एक ही कारण था, हमारा रेगुलर कांटेक्ट विद माय पीपल, जो मैंने शुरू में ही कहा था। यहां मुझको अपने डीओ साहब की बात याद आती है। मेरे डीओ साहब कहते थे कि अगर मैं कहीं जाता था उनके साथ, अगर क्लोजिंग नहीं होती थी तो मैं अगर निराश होता था तो मुझको आके यही कहते थे कि पंजाब सिंह देखो, इंश्योरेंस के प्रोफेशन में दो फेज हैं काम के। एक होता है स्प्रेडिंग द वर्क, काम को फैलाना, और दूसरा होता है क्लोजिंग। तो अगर ये क्लोजिंग नहीं हुई तो स्प्रेडिंग तो हुआ ना। तुमने किसी से बात तो की, तुमने कन्विंस तो किया, तो अपने अपनी चीजों को रखा। तो एक पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्प्रेड वर्क। तो दोस्तों ये लॉकडाउन की स्थिति में हमें स्प्रेड वर्क का पूरा मौका मिला। कई लोगों से मैंने बात की, कई लोगों को मैंने टेलीफोनिक कन्विंस किया, कई लोगों को पॉलिसियां समझाई एंड होपफुली आई कैन से कि जैसे ही मुझको मौका मिलते जाएगा हमारी क्लोजिंग भी अच्छी होगी। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारी क्लोजिंग कुछ अपने सिस्टम से मैं क्लोजिंग कर भी रहा हूं, रिन्यूअल कलेक्शन भी है और क्लोजिंग भी चल रही है, यानी काम सेटिस्फैक्टरी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को समझता हूं कि अगर ये मेरा काम सेटिस्फैक्टरी हो रहा है तो इसके पीछे वन रीजन इज बिहाइंड दैट, वो है कि हमारे लोगों के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिलेशंस हैं। मैंने लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश की और मैं फिर से अपनी बात पर बिल्कुल मैं अडिग हूं कि जिसने लोगों के दिल को जीत लिया उसके लिए कोई बाधा नहीं है दोस्त। क्योंकि किसी से अगर अपनी बात मनवानी है तो पहले उसके दिल को ही तो जीतना होता है ना। तो मैं फिर यहां कहता हूं कि अगर प्रोफेशन, चाहे कोई प्रोफेशन हो, उसमें सक्सेस पानी है तो हमारी डीलिंग लोगों के साथ होती है एंड वी हैव टू विन द पीपल, वी हैव टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल। और लोगों के दिलों को जीतने में मैंने इसके पहले कई गुणों की मैंने चर्चा की थी आपके साथ, जो 4 पार्ट पहले मैं आपको भेज चुका हूं, और कई क्वालिटीज की मैंने इसमें चर्चा की है। आज मैं जिस क्वालिटी की चर्चा कर रहा हूं ना, वो है हमारी पहली छवि, माई फर्स्ट इंप्रेशन। दोस्तों अगर मैं किसी नए आदमी से मिलने जाता हूं तो कुछ क्षणों में जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो कुछ मोमेंट्स होते हैं जो उसके दिल में हमारे प्रति धारणा बना लेते, चाहे वो धारणा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बट देयर आर फ्यू मोमेंट्स विच डेवलप्स माई इमेज। ऐसे देखो, आपने भी किताबों में पढ़ा, लिखा हुआ भी है, लोग मानते भी हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पढ़ा होगा आपने भी, लेकिन मैं इस चीज से सहमत नहीं हुआ।
क्योंकि मेरी समझ में आज का जो एरा है नेगेटिव शब्दों को हटाने का है। तो लास्ट जो वर्ड होता है ना, अंतिम, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन को मैंने अपनी किताब में चेंज किया है। मैंने लिखा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन, इट इज एवर लास्टिंग इंप्रेशन। ये अंतिम छवि नहीं है, अंतिम इंप्रेशन हमारा नहीं है, ये सदा बने रहने वाला इंप्रेशन है, एवर लास्टिंग। तो एवर लास्टिंग जब मैं कहता हूं ना, तो ये शब्द हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और जब मैं लास्ट वर्ड यूज करता हूं तो वो नेगेटिव हो जा रहा है। एंड नाउ दिस इज द एरा दैट वी मस्ट चेंज द नेगेटिव वर्ड्स। तो दोस्तों, ये फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनता है? विच आर द एसेंशियल फैक्टर्स? अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हमारे बारे में एक ही जैसी राय ले ले, लेकिन ये जरूर है कि मेरे बारे में कुछ क्षणों में ही वो एक राय जरूर अपनी कायम कर लेता है। दोस्तों, इसलिए हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हमारी छवि उसके सामने बहुत ही अच्छी छवि बने, जो एवर लास्टिंग हो, क्योंकि जल्दी बदलती नहीं है। इट्स नॉट सो इजी टू चेंज द फर्स्ट इंप्रेशन। That's why I am telling you, the first impression is the everlasting impression. तो मैं कुछ फैक्टर्स की चर्चा करूंगा कि which are very important to build the image. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी छवि को पॉजिटिव बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों, उसमें सबसे पहले जो मैंने कुछ 7-8 फैक्टर्स की मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला फैक्टर जब मैं ये कहता हूं अपनी छवि बनाने के लिए जो जरूरी होता है कि हमारी टाइमली अप्रोच। हमें जो भी टाइम मिला है दोस्त, जिसने जो भी टाइम दिया है, मुझको हर हाल में समय के अंदर पहुंचना चाहिए, वेल विद इन द टाइम। मैं लेट पहुंचता हूं और पहली मुलाकात में कहता हूं सर ट्रैफिक बहुत जाम था, बड़ी भीड़ थी, सर कार का टायर पंचर हो गया, सर इसलिए मुझको लेट हो गई। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या हमारी छवि को अच्छा बनाएगा उसके सामने? नहीं दोस्तों, ना। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम। और दूसरा जो फैक्टर हमारे जो जरूरी है, नेचुरल लुक। क्योंकि हमारी छवि जो बनती है ना, वो हमारे चेहरे से, हमारी वेशभूषा से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से बनती है। ये 3 चीजें जो फर्स्ट लुक में देखता है, किसी पर नजर पड़ती है ना, तो उसकी 3 चीजें सामने आती है। दिखता कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसे है, उसके ड्रेस कैसे है। तो इन तीनों चीजों का अगर केयर करना है, तो चेहरे के बारे में मैं जरूर कहूंगा कि बिल्कुल नेचुरल चेहरा, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, और कोई ओवर इंथुजियाज्म भी नहीं। कई बार मैंने देखा है कोई जैसे एमआर वगैरह घुसते हैं और जाते ही एक बार ऐसे हाथ फेंकते हैं, हाथ मिलाने के लिए ऐसे हाथ फेंकते हैं, जैसे लगता है कि पता नहीं कितने उत्साह में डूबे हुए। नॉट ओवर इंथुजियास्टिक, नॉट ओवर सैड, नो ओवर इंथुजियास्टिक, नॉर्मल लुक एकदम। और सबसे चीज है चेहरे पे मुस्कान, मीन्स अ स्माइल। माई फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो स्माइल के साथ होती है ना, तो वहीं पर हमारा इंप्रेशन बन जाता है। उसके बाद बात आती है हमारे ड्रेस। ये फॉर्मल होना चाहिए, वेल ड्रेस हो, कलर कॉम्बिनेशन हो, कोई गॉडी कलर्स नहीं हो, कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए, शू शाइनिंग, इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद जब हमारे इस अपीयरेंस के बाद जब हमारी फिजिकल अपीयरेंस हो जाती है, तब बात आती है हमारे मैनर की, एटिकेट एंड मैनर। हम मुस्कान के साथ अंदर जाते हैं, मान लो चेयर्स लगी हुई है, एक तो हम परमिशन लेके जाते हैं, मैं आई कम इन सर। उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, क्या हम कुर्सी को खींच के खुद से बैठ जाएं? आई हैव टू वेट। वो हमारा मैनर है। जैसे ही वो कहता है कि प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे जो शब्दों की जो शुरुआत होती है ना,
जो इंप्रेशन हमें लेना है, तो हमें जो शुरुआत होती है सबसे पहले हम उसके इंपॉर्टेंस को बताएं और उसके प्रति आभार प्रकट करें कि सर आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू, जो आपने मुझको टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत जेन्युइन मुस्कान के साथ अगर हमारे ये शब्द, विनम्र शब्द उसके दिल को छू जाते हैं, और यहीं से दिलों को जीतने की कला यहीं से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारे मैनर्स हैं, ये तो होंगे ही, ये तो हमको करना ही है। उसके बाद हमारे अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो एक श्रोता की, गुड लिसनर। गुड लिसनर, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, बोलना कम है। और दोस्तों एक बात और बता दें, सुनना भी एक कला है। लिसनिंग इज एन आर्ट। आस्किंग द क्वेश्चंस, अटेंशन देना, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस देना, बीच में छोटे छोटे सवाल भी पूछने, लेकिन ये सवाल नहीं कि उसका टेस्ट लेना, नो, वेरी सिंपल थिंग्स। थैंक यू सर, बीच बीच में आभार प्रकट करना। अच्छा, एक चीज आप याद रखिएगा, कान कभी किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते। देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कान कभी किसी को मुसीबत में नहीं डाल सकते, लेकिन जीभ कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए कानों का उपयोग बेझिझक करना चाहिए, और जीभ का जो उपयोग है वो संभल के करना चाहिए, क्योंकि जीभ से हम किसी क्राइसिस में जा सकते हैं, कानों की वजह से नहीं जा सकते। तो कान और जीभ का ये फर्क समझना। लिसनिंग फर्स्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। और ऐसे भी कहते हैं कि लीडर की जो क्वालिटी होती है ना, गुड लिसनर, ए लीडर इज अ गुड लिसनर, या यू कैन से ए गुड लिसनर मे बी ए गुड लीडर। दोनों बातें सही हैं। और दोस्तों, उसके बाद लिसनिंग कला के बाद बात आती है आई कांटेक्ट। कभी सिर आंखें चुरा के कभी नहीं बात करनी चाहिए। देखो, आई कांटेक्ट जो है ना, आंख में आंख डाल के बात करना, ये एक साइन ऑफ कॉन्फिडेंस है कि व्हाट आई एम सेइंग विद द फुल कॉन्फिडेंस दैट आई एम राइट। ये आई कांटेक्ट है। और अगर मैं आंखों को नीचे करके बात करता हूं या दाएं बाएं देख के बात करता हूं ना, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। जो मैं कर रहा हूं, मैं खुद ही उस पर अडिग नहीं हूं, मैं खुद ही उस पर संदेह कर रहा हूं कि पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं मैं सही हूं कि नहीं हूं। इसलिए जब भी कभी किसी से बात करनी हो, हमारे व्यक्तित्व की सबसे सुंदर पहचान है मुस्कुराता हुआ चेहरा और आंखों में आंखें डाल के बात करना। दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर देखो दोस्त, एक चीज और बता देता हूं, बातचीत के क्रम में कभी आर्गुमेंट नहीं करना है। हो सकता है वो 100% गलत है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मे बी कि वो 100% गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको बहस नहीं करनी। देखो, बहस जो है ना, ये रिश्तों को खराब करती है। बहस में जीते तो हारे, और बहस में हारे तो हारे। तो बहस करने वाले की दोनों कंडीशन में हार है। बहस करने वाला जीत नहीं सकता। आप ये कहते हो ना कि वो देखो, वो मेरी बात मान गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला अपने को अनईजी फील करता है ना किसी बातों को लगातार, तो उसके बाद उसके मुंह से निकलता, अच्छा ठीक है, चलिए आप ठीक है। और मैं अगर ये सोच लेता हूं कि देखो मैं तो जीत गया, वो मेरी बात माना ना, नहीं कैसे मानता? अरे नहीं, आपने एक आदमी खो दिया, आपने फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब कर लिया, वो कभी आपके साथ नहीं जुड़ना पसंद करेगा। और जब भी कभी पहली बार किसी के पास जाते हैं ना दोस्त, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अवॉइड द पॉलिटिकल टॉक। पॉलिटिक्स को कभी बिजनेस के बात में नहीं लाना चाहिए। अपनी तरफ से 100% अवॉइड करके चलना चाहिए कि नो पॉलिटिकल टॉक।
अगर वो कभी छिड़ता भी है तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट ट्राई टू स्विच ओवर द टॉपिक। अपनी काम की बातों पे आ जाना चाहिए और राइट सर, ठीक है सर, हाँ सर करते हुए टॉपिक को चेंज करना चाहिए। पॉलिटिकल जो जब भी कभी ये होता है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम सामने में आ जाती है। वो प्रॉब्लम सामने क्या आती है कि आप उसकी विचारधारा को नहीं जानते हो, क्योंकि पहली बार मिल रहे हो। उसकी विचारधारा क्या है और आपकी विचारधारा डिफर कर जाती है। तो जो डिफर करती है तो आप तुरंत उसमें रिएक्ट करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, जिस चीज को वो बुरा मानने लगता है, उसको बुरा लगता है, और वहीं से वो डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी आप उसके दिल को जीत नहीं पाते, और ना चाहते हुए भी आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता, और फर्स्ट इंप्रेशन आप लूज कर जाते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अवॉइड द पॉलिटिकल टॉक। जिस काम के लिए गए हो उस काम की बात करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारा कम्युनिकेशन, दैट शुड बी इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं इस पर भी कभी बात करूंगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे भी कई बात करूंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में मैं जस्ट अभी एक क्वालिटी ऑफ द वॉइस में बात करूंगा। वॉइस जो है ना, वॉइस की 4 क्वालिटी होती है दोस्त। वॉइस में 4 क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो ग्रेट रोल हमारी आवाज का है, तो आवाज की सबसे पहली क्वालिटी होती है, इट शुड बी क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने बोला और कुछ इस तरह का बोला जो उसको समझ में नहीं आकर, क्या बोले, या फिर से बोलिए, तो इट डज मीन कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज में कोई कमी थी जो उस तक मैं नहीं पहुंचा सका। वो कमी क्या होगी? क्लैरिटी की। तो क्लैरिटी ऑफ द वॉइस होती है, एक बार ओवर स्पीड में, राजधानी की स्पीड में नहीं जाना, या अगर कहो तो फिर वो उस तरह के भी नहीं जाना कि एक सेंटेंस को पूरा करने में ही, विद ड्यू रिगार्ड्स आई एम टेलिंग, हमारे कई पॉलिटिकल लीडर हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो बड़ा स्लो स्पीड में गाड़ी चलती है, तो वॉइस के मामले में यही कहूंगा कि ना ओवर स्पीड ना स्लो स्पीड, दैट शुड बी जेन्युइन स्पीड। तो क्लियरिटी ऑफ द वॉइस। और दूसरा होता है स्वीटनेस, आवाज की मिठास। ये दिलों को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार मैं बता रहा हूं। वॉइस क्लैरिटी एंड वॉइस नम्रता, हम्बल, मीठे शब्द, स्वीटनेस, मीठी आवाज, मधुर आवाज जिसको कर सकते हो। और तीसरी चीज होती है वॉइस के बारे में, जो मैं कहूंगा मॉड्यूल। पहली चीज तो होगी क्लियर, दूसरी हो गई स्वीट, तीसरी हो गई हम्बल, और चौथी क्वालिटी होती है मॉड्यूल। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि मेरी आवाज में तरंगे हैं। जब मैं बोलता हूं ना, तो जैसे लगता है वेव। इसको आप ऐसे समझो, कभी आपने ईसीजी देखी? ईसीजी कैसी होती है? ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, थोड़ी सीधी, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऊपर नीचे जो ईसीजी होती है ना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना, कभी समतल जाना, ये एक जिंदा इंसान के ईसीजी की पहचान है। डू यू एग्री विद मी? जिंदे इंसान की ईसीजी अगर हम निकालते हैं तो कैसी निकलती है? वेव्स। वही अगर आदमी की डेथ हो जाती है तो ईसीजी कैसी हो जाती है? फ्लैट, एक लाइन में जाती है। Am I right? तो एक लाइन में जब जाती है ना, तो दैट इज द साइन ऑफ द डेथ। तो उसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन में, अगर हमारे कम्युनिकेशन में तरंगे नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन डेड है। फ्लैट कम्युनिकेशन, जैसे फ्लैट कम्युनिकेशन होता है बुक रीडिंग। सर ठीक है, मैं आपके यहाँ आया था ना सर, बहुत ही अच्छी बात सर, रास्ते में बहुत ही अच्छा सर, मैं ठीक है आपसे बात करूंगा, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊं। एज इफ कि देयर इज नो लय, देयर इज नो मॉड्यूलेशन, देयर इज नो वेव, सीधे बोलते हुए चले गए। बुकिश, उसको हम लोग कहते हैं बुकिश कम्युनिकेशन। तो दिस इज नॉट इफेक्टिव। तो बोलचाल की भाषा में अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली आई कैन टेल यू कि यू आर गोइंग टू गेन द फर्स्ट इंप्रेशन, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द
एवर लास्टिंग इंप्रेशन, जो सदा बना रहेगा। आप तो वहां से चले आओगे लेकिन आपकी छाप वहीं रहेगी। अब मैं दूसरी क्वालिटी की थोड़ी देर के लिए बात करता हूं। दूसरी क्वालिटी जो दिलों को जीतने के लिए है वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। ये व्यवहार कला का श्रेष्ठ गुण है। नम्रता अहंकार को भगा देती है। देखो, अहंकार और नम्रता दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अहंकारी का नम्र होना मुश्किल है और जो नम्र हो गया उसका अहंकार दूर होता ही है। तो दोस्तों, दोनों एक साथ नहीं रहते। अगर अंदर अहंकार है तो विनम्रता नहीं टिक सकती। मैं इसमें बहुत पहले मैं अपनी मां के मुंह से सुनता था कि नर की और नल नीर की एक ही गति होए, ज्यों ज्यों ये नीचे चले त्यों तो ऊपर होए। इंसान और पानी की पाइप दोनों की गति एक समान होती है। इंसान जितना नीचे झुकता है, जितना नीचे जाता है ना, उतनी ऊंचाइयों को छूता है। और पानी की पाइप जितनी गहरी जमीन में डाली जाती है ना, फव्वारा उतना ही ऊंचा होता है और पानी भी उतना ही मीठा होता है। झुकने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता दोस्त। फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है। मुझको इसमें ये बड़ा अच्छा ये याद आ रही है। मैं एक घटना बता रहा हूँ, छोटी सी घटना है। मैं पूरे परिवार के साथ जिम कार्पेट गया हुआ था नैनीताल की तरफ। तो जहां मैं ठहरा था काफी आम के पेड़ लगे थे, काफी आम के पेड़ थे। बहुत ही सुंदर जहां रुका था, तो गार्डन सब बहुत सुंदर, बागीचे वगैरह। तो शाम के समय हम बाहर कुर्सियां निकाल के बैठे रहते थे। मेरा 7 साल का मेरा पोता, माय ग्रैंडसन, कुर्सी पर बैठे हुए आम को तोड़ रहा था। यानी पेड़ से इतने नीचे आम थे कि कुर्सी पर बैठे बैठे उसने आम को छू लिया और आम को तोड़ रहे। मैंने आम तोड़ने से मना किया उसको। कहता है, दादू ये इतना नीचे कैसे आ गया, ये आम इतने नीचे कैसे आ गए इसमें? मैंने कहा, बेटे फल लग गए। उसी समय मुझको याद आया कि जब फल लगते हैं तो झुकते जाओ। झुकना फल लगने की निशानी है। झुकना छोटे होने की निशानी नहीं है दोस्त, छोटे होने की निशानी नहीं है। जितने फल लगते हैं उतने झुको। और सबसे बड़ी बात है कि विनम्रता जो है वो बड़े से बड़े कामों को करवा लेती है। देखो, आपको अगर मान लो कोई ब्रांच में ही काम लेना है तो समटाइम्स आप अपने अधिकार का यूज करते हो और अधिकार का इस्तेमाल करके एक बार आप उस काम को करवा सकते हो। लेकिन दोस्त, जो प्यार से काम करवा लेते हो ना, वो सदा करवाने वाला है। और अधिकार से जो कराया जाता है ना, वो एक ही बार कराया जा सकता है। जब उसके हाथ में काम चला जाएगा ना, तब आपके काम को वो पेंडिंग कर देगा। और अगर आपने प्यार से काम लिया है ना, तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। ये मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस कहते हैं कि काम लेना भी एक कला है और काम लेने में सबसे बड़ा रोल जो है वो विनम्रता का है। विनम्रता का है। मैं इस विनम्रता पे आपसे सेकंड पार्ट में और भी कुछ बात करूंगा। विनम्रता पे ही कुछ और बाकी आगे के गुणों की बात करूंगा। सो मैं आज यहीं पर रुकता हूं और इसका सेकंड पार्ट जो है, यानी विनिंग द हार्ट का 6th पॉइंट, छठा पार्ट भी आज मैं आपके सामने दूंगा। सो थोड़ी देर के लिए फिर थैंक यू वेरी मच। फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। धन्यवाद।